तो योद्धाओं, इस वीडियो में हम लोग जून 2024 में छत्तीसगढ़ के जितने करंट अफेयर हुए हैं उन सभी को देखते हैं। इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। 100% कवरेज इसमें कर लिया तो इस मंथ का जो भी है सब कुछ कवर होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर से कि इस पर रामगढ़ महोत्सव, जैसे हमारे यहाँ जानते हैं कि कहीं पाली में पाली महोत्सव, भोरमदेव में भोरमदेव महोत्सव, रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव, उसी प्रकार सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में होता है रामगढ़ महोत्सव। तो रामगढ़ महोत्सव हुआ 2024 का संस्करण था इसका 48वां, 48वां संस्करण है इसका। कब होता है? आषाढ़ माह में, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ चौथे महीने में ये रामगढ़ महोत्सव होता है। आप देखना गोचा पर्व जो होता है, गोचा पर्व कब होता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोचा पर्व होता है। और रामगढ़ महोत्सव भी आषाढ़ माह में होता है। कहाँ पे होता है? रामगढ़ पहाड़ी, सरगुजा में। रामगढ़ पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि कालिदास जो थे, महाकवि कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्तों के शासक में एक नवरत्न में से एक कालिदास जो महान कवि हैं, इन्होंने यहाँ पे आए थे और रामगढ़ की पहाड़ी में ही मेघदूतम की रचना की थी। मेघदूतम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, इसका सब्जेक्ट, कि रामगढ़ पहाड़ी में कालिदास बैठे और यहाँ पे मेघ मतलब बादल को दूत बनाया, बादल को दूत बनाया मतलब संदेश वाहक बनाया। और इन्होंने इसमें प्रेम काव्य लिखा है। तो यहाँ पे कोई दूसरी इनकी कोई गर्लफ्रेंड होंगी, उनको जब ये संदेश भेजना होता था, तो जैसे पुराने ज़माने में कबूतर होता था, आज के ज़माने में फ़ोन के माध्यम से संदेश भेजते हैं। महाकवि कालिदास ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बादलों के माध्यम से मेघ को दूत बनाते हुए मेघदूत बनाया और मेघदूत के माध्यम से अपने गर्लफ्रेंड को इन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। इस तरीके से इसका सब्जेक्ट है मेघदूत का। महाकवि कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में ही मेघदूत की रचना की थी और इसी मेघदूत की रचना का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक कहा जाता है। तो ये इससे लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनता है कि रामगढ़ का महोत्सव कब होता है? आषाढ़ माह में। कहाँ होता है? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। कौन सा संस्करण था? 48वां संस्करण था। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना कहाँ पे की है? रामगढ़ की पहाड़ी में। इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद कौन किया? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद के जनक किनको कहा जाता है? मुकुटधर पांडे को। तो ये सारा कुछ था इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड करंट अफेयर। गिरीश चंदेल, ये कौन है? हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में है उसके कुलपति हैं। IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश चंदेल। इनको कर्नल कमांडेंट की उपाधि दिया गया है। तो ये एक उपाधि है जो दिया जाता है किसके द्वारा? NCC, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर NCC के द्वारा NCC सेवा संचालित करने के लिए जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो अपने विश्वविद्यालय में इसकी सेवा को संचालित करते हैं, उनके कुलपतियों को कर्नल कमांडेंट की उपाधि देता है NCC। इसी क्रम में गिरीश चंदेल जो हमारे IGKV के कुलपति हैं, उनको कर्नल कमांडेंट की उपाधि दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो कौन है? गिरीश चंदेल। किनको कर्नल कमांडेंट की उपाधि दी गई है NCC द्वारा? तो आंसर क्या होगा? गिरीश चंदेल। तो ये 2 आंसर इस क्वेश्चन से बनेगा। उसके बाद आप देखो, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका मुख्यमंत्री जनदर्शन योजना। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 27 जून 2024 को। डेट इंपॉर्टेंट है, कब से शुरू हुआ है? 27 जून 2024। दिन को भी इंपॉर्टेंट है, दिन है गुरुवार। दिन गुरुवार। मुख्यमंत्री निवास में जन समस्याओं के निवारण के लिए जनदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2024 को गुरुवार से किया गया है और अब सप्ताह के हर गुरुवार को यह आयोजन किया जाएगा। तो अब प्रत्येक गुरुवार को, तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है मुख्यमंत्री जनदर्शन योजना किस दिन, हफ्ते में किस दिन लगता है? तो गुरुवार को लगता है।
किस दिन शुरुआत हुआ? 27 जून 2024 को। कहाँ पे आयोजित होता है? मुख्यमंत्री निवास में। तो ये 3 फैक्ट आप इसमें याद रखोगे। उसके बाद क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि भूपेश काका हमारे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करके गए हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, तो काका के रिश्तेदार ही होंगे ये। तो इनको हटा के अब हमारे आए हैं साई जी। साई जी ने इनका नाम बदल दिया है और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया है। बस नाम बदला है और कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। योजना का नाम बदल के वीर नारायण सिंह, खूबचंद बघेल के स्थान पे वीर नारायण सिंह जोड़ दिया गया है। योजना वही 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान होता है? जो गरीबी रेखा होता है, इसके ऊपर मतलब APL और नीचे मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल BPL। BPL परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाता है और APL वाले लोग को 50,000 रुपये तक का इलाज मुफ्त में दिया जाता है। हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम लाया है, उसके तहत भारत में सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का सुविधा दिया जाता है। उसी स्कीम को छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत जारी किया गया है और गरीब लोग हैं जो BPL वाले हैं उनको 5 लाख रुपए तक और APL वाले जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनको 50,000 रुपये तक का इलाज की सुविधा दी गई है। ये याद रखना कि सभी को 5 लाख रुपए तक का नहीं है, सिर्फ BPL वालों को है। इसमें बजट प्रावधान 2024-25 में 1526 करोड़ रुपये किया गया है, ये भी आप देखना। उसके बाद मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है। कब शुरू हुआ था? 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के अवसर पे शुरू हुआ था मुख्यमंत्री मितान योजना। इसमें किसी का नाम नहीं है तो नाम नहीं बदला गया। मुख्यमंत्री का तो नाम है, मितान भी है, योजना है तो नाम बदला नहीं। ये कंटिन्यू योजना चल रहा है। 1 मई 2022 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में के नागरिकों को जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में, उन क्षेत्रों में जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे कुछ और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, जिसमें 44 प्रकार की सेवाएं जून 2024 तक के लिए अपडेटेड है। जून 2024 तक में 44 प्रकार की सेवाएं इसमें उपलब्ध हैं। ये नागरिकों को घर पहुंच के दिया जाता है। एक टोल फ्री नंबर है 14545, इसमें आप कॉल करोगे तो एक मितान फ़ोन उठाएगा, बोलेगा मैं मितान हूँ, बताओ आपको क्या कर सकता हूँ। फिर मितान को आप बताओगे कि ये करना है तो मितान खुद बाइक चलाते हुए, जैसे जोमेटो वाले आते हैं वैसे मितान आएंगे, आपके घर आएंगे, टैबलेट लेके आएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो फ़ोटो वोटो खींच के सारी चीज़ें अपडेट करेंगे और वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। बदले में कुछ चार्जेस उन लोग लेते हैं, शायद 50 रुपीज़ उनके चार्जेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। फैक्ट कब शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पे लागू है, कितनी प्रकार की सेवाएं हैं, टोल फ्री नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप, 2 ऐप के बारे में बताया गया है। दामिनी मतलब दमकता है जब आकाश में बिजली, तो आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान लगाने के लिए दामिनी ऐप है। मेघदूत मतलब मौसम का पूर्वानुमान, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा होगी, हवा कितनी ज़ोर से चलेगी, किस दिशा में चलेगी, इस वर्षा कहाँ पे ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ों को मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत सरकार ने मेघदूत ऐप का शुरुआत किया है और बिजली चमकने वाली चीज़ों के लिए दामिनी ऐप का शुरुआत किया है। ये चीज़ें आप देखोगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में यहाँ पे कंटेंट है। कौन जारी करता है, ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है। आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की केंद्रीय, यहाँ पे लिख लेना, केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर, CACP सिफारिश करता है और जारी कौन करता है, आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति, भारत सरकार इसको MSP को जारी करता है। यहाँ ये कन्फ्यूजन मत रखना कि MSP स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है, MSP सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है और उसकी संस्था का नाम है आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंडलीय समिति। 1965 में 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और फर्स्ट MSP शुरू किया गया था 1966 में, 1966-67 इस खरीफ सेशन के लिए फर्स्ट बार MSP जारी किया गया था। और ये ध्यान रखना, गन्ना के लिए MSP जारी नहीं किया जाता है, इसके लिए क्या जारी किया जाता है, FRP, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, उचित लाभकारी मूल्य।
तो ये हो गया एमएसपी के बारे में। 2024-25 के लिए कुछ आंकड़े दिया गया है जो एमएसपी जारी किया गया है। पिछले साल मतलब 2023-24 में जो गुजर गया अभी, उसमें धान का जो मूल्य था एमएसपी, उससे 117 रुपये बढ़ाया गया है और अभी धान का सामान्य का 2300 रुपया और ग्रेड ए का 2320 रुपये, 2320 रुपये ग्रेड ए का और सामान्य का 2300 रुपया जारी किया गया है। ये आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और अरहर का है 7550, मूंग का है, ये उड़द का है, बाजरा, रागी, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। जितना याद हो पाएगा उतना आप याद करने की कोशिश करना। पिछले साल इसमें समर्थन मूल्य था 2023-24 में 2183 सामान्य के लिए और ग्रेड ए के लिए 2203, जो कि 2320 हो गया है ये वाला। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कितने रुपए में खरीद रही थी? 3100 रुपये। इसी के भरोसे इलेक्शन जीता था, तो 3100 रुपये में खरीदना है, लेकिन एमएसपी कितना है? 2183। 2183 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी की जारी राशि है और ख़रीदना है 3100 रुपये में। तो अंतर कितना हो गया? 3100 में आप माइनस करोगे तो बचा कितना? 917 रुपये। इसी 917 रुपये को देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लाया? कृषक उन्नति योजना शुरू किया, जिसमें यह 917 रुपये को अलग से दिया जाता है। पिछले बार कका ने इसी योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया था और उसमें 4 किस्तों के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से एक किस्त में ही 3100 रुपये की राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। और एक एकड़ में कितना कुंटल धान खरीदा जा रहा है? 21 कुंटल। ये भी आप ध्यान रखोगे, 21 कुंटल पर एकड़ में, और धान की कीमत है 3100 रुपये। अब देखो ये कितना रुपये हो गया? 2300 रुपये हो गया। अब अंतर की राशि घट जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखा, बर्ड सर्वे 2024 हुआ था। बर्ड सर्वे 8 से 10 जून को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भोरमदेव अभयारण्य, कबीरधाम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बर्ड सर्वे कहाँ हुआ था? भोरमदेव अभयारण्य, कबीरधाम, 8 से 10 जून में हुआ। इस सर्वे में भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में 143 प्रजाति के पक्षी मिले, जबकि सेंचुरी में 195 प्रजाति के पक्षी के सूचीबद्ध किया गया है। ये फैक्ट है। उसके बाद त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में खेत की जुताई के दौरान पत्थर की प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रतिमा कुछ इस तरीके का है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेहरा है। ये कितना? त्रिशूल प्रकार का है। त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा। ये त्रिशूल है, ये एक पुरुष है, इसी तरीके का बना हुआ एक पुरुष है, और इधर एक इंसान है और इधर एक इंसान है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में त्रिशूल आयुध प्रकार पुरुष की प्रतिमा मिली है कि खेत की जुताई के दौरान। इस प्रतिमा के एक और पुरुष और एक और स्त्री है, एक पुरुष और एक और स्त्री है। ये त्रिशूल आयुध के प्रकार का प्रतिमा है। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में मिला है, ये चीज़ आप देख लेना। फिर है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, CCPL, बहुत सुर्खियों में रहा है छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजन कब से कब हुआ था? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 से 16 जून। 7 से 16 जून 2024 को हुआ था। कुल टीम 6 शामिल हुए थे। स्टेडियम कौन सा है? शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो रायपुर में है, हमारा एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे हुआ था इसका आयोजन। टोटल मैच खेले गए थे 18, और 18 के 18 मैच में जब दर्शक जो क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे उनसे कोई टिकट का फीस नहीं लिया गया था, ओपन था, सबके लिए, कोई भी जाके खेल देख सकता था। और इस खेल के लिए जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है IPL, उसी के तर्ज पर ये बनाया गया CCPL, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। तो ये इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? भारत के क्रिकेट प्लेयर हैं सुरेश रैना, उनको बनाया गया था। इसमें विजेता कौन? फाइनल मैच में रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स, ये दो टीमें ने फाइनल में मैच खेला था, और इस फाइनल मैच में रायपुर राइनोज ने जीता और उप विजेता रहा बिलासपुर बुल्स। इसमें 6 टीम थे। पिछले मंथ के करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा है कि कौन कौन से 6 टीम हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर,
रायगढ़, राजनांदगांव और बस्तर। बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, ये 6 टीम के से मिलके हमारा ये 6 टीम बना और छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ 18 मैच के लिए। रायपुर जीता, रायपुर राइनोज जीता। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट अघोर महोत्सव। अघोर महोत्सव 2024 सुमेरु कहाँ पे आयोजन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। सुमेरु मठ रायपुर में बाबा श्री औघड़नाथ प्राकट्य दिवस के अवसर पर अघोर महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। सुमेरु मठ रायपुर में बाबा श्री औघड़नाथ प्राकट्य दिवस के अवसर पर अघोर महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें क्या विशेष है, विश्व में एकमात्र श्री यंत्र आकार का गुंबद जिसमें 43 कोण बने हुए हैं और प्रत्येक कोण में पारद या मरकरी से निर्मित शिवलिंग है ताकि मठ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। 43 कोण से बना एक गुंबद है और सभी गुंबद के कोण में शिवलिंग बने हुए हैं, ये इसकी विशेषता थी। अघोर महोत्सव कहाँ पे हुआ, सुमेरु मठ रायपुर में। उसके बाद कटघोरा लिथियम ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में कटघोरा क्षेत्र में हम लोग जानते हैं बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे लिथियम भी मिला है और इसका नीलामी भी कर दी गई है और ई नीलामी की गई है इस ब्लॉक की। देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी ई नीलामी की गई है। तो कहाँ पे लिथियम की ई नीलामी की गई है बोलेंगे तो कहाँ पे, कटघोरा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आपको देखना है चांग देवी माता मंदिर। चांग देवी मतलब आप सीधा जान जाना कि चांग बखार की पहाड़ी कहाँ पे है, वहीं पे ये चांग देवी माता मंदिर होगा, सीधा रिलेट कर लेना। चांग देवी मंदिर कहाँ पे होगा, चांग बखार की पहाड़ी में। और चांग बखार की पहाड़ी कहाँ पे है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। भगवानपुर जगह का नाम है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में ये स्थित है। पीएससी का है कि हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ पूछ लेता है, तो ये आप याद रखना। चांग बखार रियासत की एक कुल देवी है और यहाँ पे मान्यता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती के समय घंटी की आवाज़ सुनकर जंगली भालू प्रसाद खाने भी आते हैं। तो ये लोकेशन आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक। कैंटिलीवर जो इंजीनियर होंगे वो जानते होंगे, कैंटिलीवर क्या होता है, एक कोना में फिक्स होगा और ये इस तरीके से कैंटिलीवर होता है। सेकंड जो एरिया होता है इसका, सेकंड और जो होता है वो किसी भी सपोर्ट से नहीं जुड़ा होता है। जैसे ये ब्रिज बना तो दोनों तरफ से जुड़ा है और ये आपस में जोड़ दिए, लेकिन कैंटिलीवर का मतलब क्या हुआ, एक साइड से जुड़ा है और ये ओपन है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये होता है कैंटिलीवर। तो जैसे आपको ये क्या होता है, इंद्रावती नदी के स्थित चित्रकूट जलप्रपात में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बनेगा, प्रस्तावित है ये भी। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक और ये ग्लास का बना होगा, ये इस तरीके से बनेगा और इसमें ग्लास को बिठाएंगे तो ये आर पार दिखेगा। तो हम लोग चित्रकूट जलप्रपात को और अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए चित्रकूट जलप्रपात तथा तीरथगढ़ जलप्रपात के मध्य में कैंटिलीवर स्काई वॉक को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है अजय सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा का निर्वाचन कराते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में राज्यों में स्थित होता है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके प्रमुख होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्या करते हैं, राज्यों में पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव करवाते हैं। आर्टिकल 243 मतलब शायद 243 के में इसका प्रोविज़न दिया गया है। तो आपको पूछा कि छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अजय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। उसके बाद कुछ प्राधिकरण हैं जिनकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कौन कौन से प्राधिकरण हैं, जितने भी आदिवासी विकास प्राधिकरण हैं, 3 आदिवासी विकास प्राधिकरण हमारे छत्तीसगढ़ में है, एक बस्तर है, एक सरगुजा और एक मध्य क्षेत्र में आदिवासी विकास प्राधिकरण है। और इन सभी प्राधिकरणों की अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। तो ये सारे 5 प्राधिकरण के आप याद रखोगे कि अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री।
उसके बाद कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उनको देख लेते हैं। CSID मतलब छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष बने हैं श्री लखनलाल देवांगन, जो छत्तीसगढ़ के वाणिज्य उद्योग मंत्री भी हैं। उद्योग मंत्री हैं और उद्योग से संबंधित एक निगम है जिसके अध्यक्ष बन जाएंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे संबंधित विभाग के मंत्री, मतलब लखनलाल देवांगन। उसके बाद छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जैसे सेंटर में क्या होता है, नीति आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार स्टेट में भी होता है नीति आयोग, जिसको अभी भी उसको योजना आयोग ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ योजना आयोग, उसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, कौन होंगे? विष्णुदेव साय। उपाध्यक्ष को आपको याद रखना है, कौन होंगे? अमिताभ जैन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री जुबिन शाह, इसको आप जय शाह से रिलेट कर सकते हो कि BCCI जो है छत्तीसगढ़ मतलब सेंटर में हमारे इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके सचिव कौन है? जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। उसी प्रकार आप, तो ये आप याद रखोगे क्या? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन होंगे? जुबिन शाह। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक है, इसके महाप्रबंधक कौन है? श्री युगल किशोर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक की 3 संरचना है। सबसे ऊपर में आता है राज्य सहकारी बैंक, इसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। उसके नीचे आते हैं जिला सहकारी बैंक, उसके नीचे आते हैं प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियाँ, जो कि अभी हैं 2058। तो ये सीक्वेंस होता है। और टॉप मोस्ट जो होता है अपेक्स बैंक, उसके महाप्रबंधक बने हैं श्री जुगल किशोर, ये याद रखना आप। उसके बाद बलौदाबाजार में जो हिंसा हुआ है, जो सतनाम पंथ के झंडे के ऊपर कुछ उसको उतार गया था, अपमानित किया गया था, जिसके विरोध में वहाँ के समुदाय के लोग वहाँ के कलेक्ट्रेट भवन को आग लगा दिए थे। इसमें कलेक्ट्रेट भवन और आसपास की गाड़ियों को जला दिया गया था। तो ये एक हिंसा हुआ था। ये डेट आप याद रखोगे, 10 जून 2024 के दिन है ये। बलौदाबाजार के इतिहास में काला दिवस माना जाता है इसको, तो ये आप मान के रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जून महीने में लोकसभा चुनाव के बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। 4 जून को रिजल्ट आया है लोकसभा का चुनाव का। तो इसमें क्या हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सीट हैं? 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 10 बीजेपी जीती और 1 कांग्रेस जीते। कौन सा वाला? कोरबा की लोकसभा सीट में कांग्रेस जीती, जिसकी विजेता कौन रही? ज्योत्सना महंत। ज्योत्सना चरणदास महंत बोलते हैं इनको। सबसे अधिक वोट के अंतर से कौन जीते? बृजमोहन अग्रवाल, जो कि 8 बार विधायक बने। इनके बारे में ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बृजमोहन अग्रवाल से हो सके तो इस बार प्री में एक क्वेश्चन भी बन सकता है इनके उपलब्धियों के बारे में। इस वेस में पहला उपलब्धि क्या होगा? ये 8 बार के विधायक हैं, अभी तक एक बार भी नहीं हारे हैं। सबसे अधिक वोट से इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं रायपुर से, और इन्होंने अभी अपनी विधानसभा सीट से त्यागपत्र देके सांसद बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, नियद नेल्लारार योजना। ये बस्तर क्षेत्र में के स्थानीय लैंग्वेज में इसका योजना का नाम रखा गया है। इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव, तो गांव अच्छा कैसे बनता है? नियत नेल्लारार योजना बनाने के तहत हमको गांव को अच्छा बनाना है। तो गांव अच्छा कैसे बनता है? उस गांव में आप क्या करो? रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, चिकित्सा की फैसिलिटी दो, पानी की व्यवस्था करो, राशन सामान जो है उचित मूल्य दुकान वहाँ पे पास में हो, सुरक्षित हो। तो ये सारी चीज़ें को देने के लिए नियत नेल्लानार योजना शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों के 14 नए कैंप बनाए गए हैं। उसके आसपास के 5 ग्रामों के परिवारों को 5 ग्रामों या 5 किलोमीटर, कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा होता है 5, यहाँ पे 5 ग्राम लिखा हुआ है, कहीं पे ये 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो दोनों देखना, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना कि जैसे जो कैंप है वहाँ पे नक्सलियों को दूर करने के लिए वहाँ पे कैंप बनाया जाता है। तो उस कैंप के 5 किलोमीटर का दायरा जो होगा वो दायरा होगा, 14 कैंप बने हैं तो 14 ठो कैंप का दायरा बनेगा। इस तरीके से 14 कैंप के 5-5 किलोमीटर के आसपास के गांव बनेंगे। तो इस गांव में सारी फैसिलिटी दिया जाएगा। कौन कौन सी फैसिलिटी? जो विशेष पिछड़ी जनजाति को फैसिलिटी जो मिलता है उसी के समान ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं?
बस्तर संभाग के 7 जिले होते हैं, लेकिन 7 जिले नहीं हैं, बस्तर संभाग के 5 जिले इसमें शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बस्तर संभाग के 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे है कांकेर, उसके नीचे है नारायणपुर, उसके नीचे है बीजापुर, उसके बगल में दंतेवाड़ा, उसके नीचे है सुकमा। और ये बस्तर और कोंडागांव वाला जो एरिया है, ये 2 जिले हैं, ये इसमें शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 5 जिले इसमें शामिल है, 7 जिले शामिल नहीं। तो ये फैक्ट भी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसका अर्थ है आपका अच्छा गांव कहाँ पे लागू किया है? बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया गया है। 14 जहाँ नए कैंप बने हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया है। बजट में कितना प्रावधान है? 20 करोड़ का प्रावधान है। शामिल कौन कौन से जिले हैं? 5 जिले, बस्तर संभाग के 5 जिले शामिल किए गए हैं। ये जिलों के आप नाम याद रखना। तो ये नियत निलार योजना में दिया गया है। तो मैंने बताया जैसे सुविधा इसमें क्या क्या दिया जाता है। योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा, खाद्यान्न, पोषण आहार, खेल सुविधा, मतलब हर गांव में एक खेल का मैदान बनाया जाएगा। पेयजल के लिए किसानों को पेयजल दिया जाएगा, किसानों को किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ दिया जाएगा। खाद बीज जैसे 25 लगभग मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध किया जाएगा। मोबाइल टावर लगाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे गांव में दिया जाएगा जो नियत नीलानार की योजना के तहत आएंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापट्टनम का रोड बनाया जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम, और इसके लिए 6 लेन सुरंग बनाया जाएगा। कहाँ पे? केशकाल घाटी के पास। तो रायपुर से 6 लेन सड़क बनेगा विशाखापट्टनम तक। तो इसके लिए यहाँ पे बस्तर संभाग का जो केशकाल घाटी का पर्वत है उसमें सुरंग बनाया जाएगा 6 लेन का, और इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर होगी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ पर बनेगा? केशकाल घाटी, बस्तर संभाग में 6 लेन सुरंग बनेगा रायपुर से विशाखापट्टनम का। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी और उदंती अभयारण्य से होकर गुजरेगी। ये भी आप याद रखना। तो इसमें क्या क्या फैक्ट आप याद रखोगे कि कौन कौन से अभयारण्य से गुजरती है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे सुरंग बनेगा, उसकी लंबाई कितनी है, कितने लेन का है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद ब्लू मार्मोन तितली, ये मिला है इस बार एक ब्लू मार्मोन तितली, जो बर्ड सर्वे किया गया था उसमें भोरमदेव अभयारण्य में किया गया है बर्ड सर्वे, वहीं पे ब्लू मार्मोन तितली भी मिला है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में संचालित कुल प्रयास आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है छत्तीसगढ़ में। टोटल कितने हैं? अभी 9 हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई समीक्षा पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया है ई समीक्षा पोर्टल, जिसको कौन से विभाग संचालित करता है? जीएसटी विभाग, राज्य कर जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल बनाया गया है। तो ये जीएसटी संग्रहण भी देख लो। इस साल 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 24-25 की जीएसटी राशि हस्तांतरित की गई है 4,761 करोड़। जीएसटी से सेंटर से जीएसटी को छत्तीसगढ़ में 4,761 करोड़ का कंट्रीब्यूशन मिला है। ये फैक्ट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि, ये एक काव्य है जो अभी बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इसका विमोचन करने में ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह क्या नाम है? एक विहंगम दृष्टि। इसके रचयिता है रामेश्वर शर्मा। ये आप फैक्ट है, याद रखेंगे। फिर तोखन साहू बहुत प्रचलित हुए हैं यहाँ पे, जो बिलासपुर के सांसद बने। बिलासपुर सांसद बने माननीय श्री तोखन साहू जी। ये इनके बारे में परिचय थोड़ा सा बता दूं कि ये केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें सांसद बने। ये क्रम भी याद रखेंगे। 7वें सांसद राज्य मंत्री बने हैं। कौन सा विभाग मिला है? आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बने हैं। आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बने हैं। ये 2013 में लोरमी विधानसभा से विधायक भी बने थे। रमन सिंह सरकार में ये विधायक बने थे लोरमी विधानसभा से, और उसमें इनको मंत्रालय नहीं दिया गया था। उस समय ये सिर्फ संसदीय सचिव बने थे। रमन सिंह सरकार में संसदीय सचिव भी बने थे, लोरमी से विधायक रहे हैं। अभी इनको आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। 7वें क्रम के राज्य मंत्री हैं। इससे पहले के हमारे छत्तीसगढ़ से राज्य मंत्री बनाया गया है। कौन कौन से हैं उनका भी नाम देख लो। दिलीप सिंह जुदेव, उनको पर्यावरण राज्य मंत्री बनाया गया था। रमन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था। रमेश बैस, इनको केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे।
तो ये रहा तोखन साहू के बारे में परिचय। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 3-4 स्टेटमेंट के बाद आपको दिया जा सकता है कि इनके बारे में क्या क्या सही है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना। तो इनके बारे में बोला जाता है ये पंच से शुरुआत किए थे, पंच बने, उसके बाद लोकसभा जनपद अध्यक्ष बने, उसके बाद ये विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, अब ये सेंटर मिनिस्टर भी बन चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, किस नाम से किया गया है? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स। हम लोग जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, दीवार में एक खिड़की थी, लगभग जय हिंद, ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को, कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स के नाम से किया गया है। इसका अनुवाद कौन किए हैं? अरविंद कृष्ण मोहरोत्रा। ये भी आप याद रखोगे। सबसे पहला तो किस नाम से अनुवाद किया गया है? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स। कौन किया है? अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। और किताब का प्रकाशन कौन किया है? वेस्टलैंड बुक्स, वेस्टलैंड बुक्स ने इसका प्रकाशन किया है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद है जल जगार अभियान। जल जगार अभियान कहाँ पे हुआ है? थूहा नगरी, थूहा गांव है नगरी ब्लॉक में, धमतरी जिला में। इसका जल जगार अभियान का शुरुआत किया गया था। ये क्या है? जल संरक्षण करने के लिए वहाँ पे एक अभियान चलाया गया था। तो आपको पूछेगा कि जल जगार अभियान कौन से, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अगर जिला पूछे तो धमतरी, और नहीं तो ये गांव पूछेगा तो थूहा, तो थूहा, ये दोनों आप याद रखोगे। उसके बाद क्वेश्चन है राज्य नवाचार आयोग। राज्य नवाचार आयोग, इसे बंद कर दिया गया है। हमारे काका ने इसको शुरुआत किया था राज्य नवाचार आयोग की, इसको हमारे साय सरकार ने बंद कर दिया। और इसको बंद करने के बाद इस आयोग को दूसरे विभाग में शामिल कर लिया गया। और कौन से विभाग में शामिल किया गया? सुशासन एवं अभिकरण विभाग में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी विलेज योजना। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि मल्टी विलेज योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, किस विषय से है? तो पेयजल आपूर्ति करना है मल्टी विलेज योजना के तहत। कौन से क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति करना है? जहाँ पे भूजल समस्या ज़्यादा है, मतलब भूजल संकट आ गया है, ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला गया है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल के माध्यम से पानी नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? नदी के माध्यम से पानी दिया जाएगा। तो मल्टी विलेज योजना आप याद रखोगे किस क्षेत्र के लिए है? पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में भूजल समस्या वाले गाँवों में पेयजल की आपूर्ति शुरू करने के लिए नदी के पानी पहुँचाया जाएगा। इसमें 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज केंद्र की शुरुआत की गई है। तो आप ये मल्टी विलेज योजना को आप ध्यान में रखोगे। फिर भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरता हुआ, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इसमें मरोदा वन जलाशय, पानी के ऊपर तैरेगा तो कौन से जलाशय? मरोदा वन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कौन सा? छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनेगा? कौन बनाएगा? भिलाई स्टील प्लांट बनाएगा। कहाँ पे? कौन से जलाशय का नाम क्या है? मरोदा वन जलाशय इसका नाम है। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 15 मेगावाट। तो यहाँ पे क्या क्या फैक्ट है? छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनेगा? भिलाई दुर्ग में बनेगा। कौन बनाएगा? भिलाई स्टील प्लांट बनाएगा। कौन से जलाशय में बनेगा? मरोदा वन जलाशय में बनेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 15 मेगावाट। तो ये सारी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया। तो नाम से बना है क्या? मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे अच्छा चल रहा है कि नहीं चलेगा। तो मॉनिटरिंग पोर्टल बनाने के लिए एक नाम बनाया गया है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। राज्य सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उन सब की मॉनिटरिंग, निगरानी करने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है। जैसे कृषक उन्नति योजना, श्री रामलला दर्शन योजना, वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं इनकी क्रियान्वयन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, इन सब की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल बना दिया गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन सांसद बने हैं। तो सरगुजा से कौन बने हैं? चिंतामणि महाराज। रायगढ़ से कौन बने हैं? राधेश्याम राठिया। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े। कमलेश से ये मत समझना कि ये लड़का है, ये फीमेल है।
कमलेश जांगले फीमेल है। राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल हमारे कका के कका, रायपुर से हमारे बृजमोहन अग्रवाल जो सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी ये भी महिला हैं, बस्तर से महेश कश्यप बने हैं, कांकेर से भोजराज नाग जो सबसे कम वोट से जीते हैं, लगभग ये 1508 वोट से जीते हैं। तो सबसे कम वोट से जीतने वाले कौन है? कांकेर के सांसद भोजराम नाग। और सबसे अधिक वोट से कौन जीते हैं? बृजमोहन अग्रवाल। ये दोनों फैक्ट आप याद रखना। बिलासपुर से तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री बने, और कोरबा से ज्योत्सना महंत जो एकमात्र महिला विधायक कांग्रेसी है, मतलब एकमात्र कांग्रेसी सांसद बनी है, एकमात्र कांग्रेसी सांसद कोरबा से ज्योत्सना चरणदास महंत। तो अब यहाँ पे क्या क्या फैक्ट आपको याद रखना है? सबसे पहला तो क्या, सभी क्षेत्रों से कौन कौन सांसद बने हैं सबके नाम आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, कितने महिला हैं? तो देखो यहाँ पे कमलेश जांगड़े, रूप कुमारी चौधरी और ज्योत्सना महंत 3 महिला हैं। तो आपको 3 महिला सांसद आपको ये याद रखना है, जांजगीर चांपा से, महासमुंद से और कोरबा से। और एक ही मिला है कांग्रेस को, बाकी 10 बीजेपी को जीते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं क्या? कैंपा मद के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में। तो आपको कहाँ पे क्या पूछेगा कि गिद्ध मित्र कहाँ पे नियुक्त किए गए हैं? तो बीजापुर में। कहाँ पे? इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, बीजापुर जो है वहाँ पे गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत बीजापुर में गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV द्वारा राज्य में कुल 9 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहाँ पे जैव विविधता समृद्ध है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ में कितने हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। आप सेंटर लेवल पे हॉटस्पॉट पढ़ते हो तो आप देखोगे भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4। तो हमारे IGKV ने छत्तीसगढ़ में कितने हॉटस्पॉट की पहचान की है? तो 9। ये आप याद रखोगे। तो IGKV ने 9 हॉटस्पॉट की पहचान की है, ये आप याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? बस्तर क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण बस्तर क्षेत्र में मिले हैं। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन सूरजपुर जिले में चलाया गया है। देखो क्या होता है कि शासन का अपनी एक क्षमता होती है। सरकार सूरजपुर जिले में बहुत सारे स्कूल होंगे। सूरजपुर जिला में मान लो 100 स्कूल हैं, 100 स्कूल हैं, तो सभी 100 स्कूल में अगर कंप्यूटर लैब बनाना है तो सरकार को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और अभी कंप्यूटर एजुकेशन देना बहुत मस्ट है स्टूडेंट लोग को। तो अगर आपको 100 स्कूल में कंप्यूटर इस्टेब्लिश करना है, वहाँ के लिए अलग अलग फिर टीचर इस्टेब्लिश करना है, तो बहुत पैसे खर्च होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वैन बनाया, वैन में ही कंप्यूटर इस्टेब्लिश किए, और एक वैन में मान लो 10 कंप्यूटर लगा दिया और एक टीचर रख दिया उसमें। और उस वैन में क्या बोला, आज एक दिन आप इस स्कूल में, एक दिन इस स्कूल में लेके जाना। तो वो कंप्यूटर की क्लास को ही मूवेबल बना दिया गया। तो आज वो गाड़ी में बस में ही है क्लास, तो वो बस के माध्यम से किसी भी स्कूल में कहीं पे भी चला जाता है। एक ब्लॉक में गए तो एक दिन में 1-1 घंटा के हिसाब से, सपोज 9 से 10 बजे एक इस स्कूल में गया, 11 से 12 इस स्कूल में गया, तो एक दिन में ही वो कई सारे स्कूल में जाके कंप्यूटर एजुकेशन दे देते हैं। इस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन बनाया गया है, उस वैन में कंप्यूटर की सिस्टम इस्टेब्लिश है, और वो कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए सूरजपुर जिले में ये इनोवेशन किया गया है। सक्षम सूरजपुर अभियान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन सूरजपुर जिले में शुरुआत की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरियों में भर्ती पर 58% आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? राम विचार नेताम। ये याद रखेंगे, आरक्षण से संबंधित समिति के लिए एक अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे राम विचार नेताम। उसके बाद तुमला गांव जसपुर में एक फेमस हुआ है, यहाँ पे हीरे के भंडार मिले हैं। तो आपको कुछ पूछे क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार कहाँ पे मिलने की पुष्टि की गई है, तो जसपुर जिले में। और जसपुर जिले में का भी कौन सा गाँव है? तुमला गाँव। तो तुमला गाँव बहुत फेमस हुआ था जसपुर जिला का, जहाँ पे हीरे के भंडार मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिल्ली में स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर कितना सीट किया गया है?
अभी वहाँ पे ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो वहाँ पे IAS की कोचिंग करने जाते हैं उनको 50 सीट का एक हॉस्टल है, तो उसको बढ़ा के 200 सीट किया जाएगा। 50 से 200 सीट 4 गुना बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन PM ई बस योजना। PM ई बस योजना के कब शुरू हुआ गया था, ये इंपॉर्टेंट है। पहला 16 अगस्त 2023, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त 2023 में शुरू किया गया था, एक साल पहले। इसके छत्तीसगढ़ में इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत ई बस, इलेक्ट्रिक बस जो इलेक्ट्रिक से संचालित होते हैं बस, उनको सिटी बस के माध्यम से संचालित किया जाता है। हम लोग देखते हैं रायपुर बिलासपुर में यहाँ पे सिटी बस चलता है, तो सिटी बस जो होता है वो डीजल से चल रहा है, तो डीजल से चल रहा है तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बस से उसको रिप्लेस करेंगे। इसके लिए एक स्कीम बनाया गया है, प्रधानमंत्री ई बस योजना, 16 अगस्त 2023 में। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को 240 सिटी बस मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से शहर हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा, ये 4 शहर हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या याद करना है, PM ई बस योजना कब शुरू हुआ है, 16 अगस्त 2023 को शुरू हुआ है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को कितने बस मिलेंगे, 240 बस मिलेंगे। और ये 4 शहर कौन से हैं, आपको ये चारों शहर याद रखना है। तो ये PM ई बस योजना के तहत आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमंत झा के बारे में। आप श्रीमंत झा बहुत अभी ये हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, ये बहुत फेमस हुए। कौन है ये, पैरा आर्म पहलवान है। ये पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग हैं, पहलवान हैं। इन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 85 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या स्वर्ण पदक जीता है, क्या में, पहलवान रेसलिंग में। ये पहलवान है श्रीमंत झा, रेसलिंग में उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीता है श्रीमंत झा ने। तो ये इंपॉर्टेंट था श्रीमंत झा के बारे में कि तो ये हमारा इस मंथ का, जून मंथ का करंट अफेयर लगभग 44 टॉपिक, नहीं में तो नहीं, यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसका नोट्स बना लें, और इससे बाहर इस मंथ में और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये आप इसको याद करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नए महीने में नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।